गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड गुड गुड। हैप्पी मंडे गाइस, हैप्पी मंडे। चलो भाई, तो कहाँ पे थे हम? टेस्ट क्रॉस पे थे। आज हमें टेस्ट क्रॉस करना है। मजेदार, आज के टॉपिक्स बड़े मजेदार है। आज के सारे टॉपिक्स बड़े मजेदार होने वाले हैं। क्लास बड़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक्सेप्शंस टू मेंटलिज्म करने वाले हैं और टेस्ट क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, अब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सैटरडे को तबीयत काफी खराब थी। मैम 1 वीक बाद आई एम इन लाइव क्लास। क्यों? बाय बाय। चलो भाई, स्टार्ट करें आज की क्लास। बच्चा पार्टी नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम टेस्ट क्रॉस पे, अब टेस्ट क्रॉस को समझने के लिए मुझे तुमसे एक सवाल पूछना पड़ेगा। मान लो हमारी क्लास की डोरा द एक्सप्लोरर, ठीक है, डोरा द नोरा जाती है एक बगीचे में। उस बगीचे में जाके वो एक फूल तोड़ के लाना चाहती है। उसमें उसे सारे लाल रंग के फूल देखने को मिलते हैं। फिर वो कहती नहीं, मुझे तो अपने नौरा के लिए चाहिए सफेद रंग का फूल। फिर वो दूसरे बगीचे में जाती है। जब वो दूसरे बगीचे में जाती है तो वो देखते हैं कि 50% यहाँ पे लाल फूल है और 50% यहाँ सफेद फूल है। फिर डोरा द एक्सप्लोरर सोचती है कि भाई ऐसा क्यों, आखिर वहां पे सारे लाल क्यों हैं, यहाँ पे 50% रेड क्यों है। ठीक है, यस बच्चों। तो इसीलिए हमें पता करना होता है पेरेंट का जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में क्या है, अगर हमारा जीनोटाइप ये है, ये वाला, तो फूल कैसा होगा? व्हाइट कलर का। तो ये तो आसानी से बता देगी डोरा कि सारे के सारे व्हाइट फूल क्या है, हमारे रिसेसिव है। और रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव की फॉर्म में होता है ना बच्चों? क्योंकि हेट्रोजाइगस में तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है, ना कि रिसेसिव एलील। और अगर हमारा जीनोटाइप कुछ ऐसे है तो क्या होगा? रेड कलर का फ्लावर होगा। अगर ये वाला जीनोटाइप है तब भी कलर क्या होगा? फ्लावर का रेड। तो आखिर किन दो जीनोटाइप्स में कंफ्यूजन है बताइए? मतलब इन दोनों का फिनोटाइप सेम है जो मुझे दिख रहा है ना भाई? इन दोनों का फिनोटाइप सेम है जो मुझे दिख रहा है, बट मुझे क्या नहीं पता है? इसका जीनोटाइप। तो यानी कि मुझे जीनोटाइप पता करना है। क्या पता करना है मुझे गाइस? जीनोटाइप। ठीक है, यस। मैम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्लास में पढ़ने के अलावा सारी बकवास बातें तुम लोग करते हो, देख रही हूं मैं। अगर इसी तरीके से आपको पढ़ने का मन है आगे का सिलेबस, तो फिर मैं इतनी एनर्जी क्यों लगाऊं? आगे फटाफट से टॉपिक पढ़ा के कल से चली जाऊंगी। ठीक है, चलिए अब सब पढ़ेंगे क्लास में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किस में है? कौन से दो जीनोटाइप में कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ। दो जीनोटाइप में, एक हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट में कंफ्यूजन है। बाकी सब क्या हमारे, बाकी सब क्या है आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? टू नो द पेरेंट जीनोटाइप। ठीक है, क्या पता करने के लिए? पेरेंट जीनोटाइप। ठीक है, आइए देखते इधर। देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमने दो केसेस लिए। एक हमने लिया होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि ये रेड है और ये वाला क्या होगा? व्हाइट। और दूसरा हमने कौन सा लिया यहाँ पे? ये भी रेड फ्लावर है और ये भी व्हाइट फ्लावर है। जब हमने इन दोनों का क्रॉस बनाया तो इस वाली में सारे फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स विल बी डैश इन कलर। क्या कलर आएगा सारे फ्लावर्स का? यहां से देखो क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है?
सारे क्या है, सारे फ्लावर्स होंगे बच्चों रेड इन कलर, सारे होंगे रेड इन कलर, ठीक है। और यहाँ पे ऑल आर हेट्रोजाइगस, सारे क्या है, हेट्रोजाइगस है, सारे रेड कलर के हैं। तो यानी कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या रहा होगा कि सारे के सारे बच्चे जो है, सारे के सारे जो फूल है लाल रंग के हैं। उस टाइम पे पेरेंट का फिनोटाइप जीनोटाइप रहा होगा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। वहीं पे अब आते हैं हेट्रोजाइगस के साथ। अगर हम हेट्रोजाइगस क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव करते हैं तो इस केस में बच्चों 50% ऑफ फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, बाकी 50% ऑफ फ्लावर्स किस कलर के हैं, यस यहां पे आप देखेंगे 50% ऑफ द फ्लावर्स आर रेड कलर and rest 50% of the flowers are white color. तो what is the genotypic ratio मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा और फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, दोनों बताइए। What is the genotypic ratio and what is the phenotypic ratio? 1:1. जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है। ये सिचुएशन आपको कब देखने को मिलेगी, प्रेरणा जैसा मेरे मैम एक बार और समझा दीजिए, मैं समझा ही रही हूँ अभी, सुन लीजिए आप एक बार अच्छे से, ठीक है बेटा, मैंने खत्म किया भी नहीं अभी समझाना, और आप प्लीज सुनिए क्लास में। तो 50% क्या है, आप देख सकते हैं जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस, और 50% क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, 1:1, ठीक है। और वहां पे फिनोटाइप अगर हम इसका देखें फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो भी क्या है 1:1, क्योंकि हाफ ऑफ द फ्लावर्स 50% ऑफ द फ्लावर्स विल बी रेड कलर एंड 50% ऑफ द फ्लावर्स विल बी व्हाइट कलर। ये वाला जो टेस्ट क्रॉस में रेशियो आपको कब देखने को मिलता है, जब पेरेंट क्या होता है हेट्रोजाइगस ना कि होमोजाइगस। कब देखने को मिलता है, जब पेरेंट इज हेट्रोजाइगस इंस्टेड ऑफ होमोजाइगस, ठीक है। ये हमारा टेस्ट क्रॉस, दिस इज व्हाट यू कॉल टेस्ट क्रॉस। तो पहला सवाल जो नीट में आता है, हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, जल्दी से आंसर दो चैट बॉक्स में। व्हाई डू वी डू टेस्ट क्रॉस, हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टू नो द पेरेंट जीनोटाइप। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, पेरेंट का जीनोटाइप पता करने के लिए। और वो दो जीनोटाइप जो हम पता करना चाह रहे हैं वो दो कौन से हैं, या तो हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दोनों का फिनोटाइप सेम होता है। नेक्स्ट, अगर पेरेंट हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 100% डोमिनेंट फ्लावर्स देखने को मिलेंगे या डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलेगा। अगर हमारा हेट्रोजाइगस है पेरेंट, तो उस सिचुएशन में 50% आपको डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलेगा और 50% आपको रिसेसिव ट्रेट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। क्या ये हमको समझ में आया, नहीं आया, सब बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन के बाद बेटा आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर होगी कि आखिर ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लास में सब एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल मजेदार क्लास है, टॉपिक करते हैं बिल्कुल फिजिक्स की क्लास की तरह, केमिस्ट्री की क्लास की तरह है, ठीक है। आ जाओ, हाँ उसका 4:0 होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन प्रैक्टिस। इन अ पी प्लांट yellow pod is recessive over green pod. If heterozygous green is crossed with yellow pod plant, what is the ratio in
F1 generation। इसका पूरा क्रॉस बनाइएगा बच्चों, 9:1, 1:3, 1:2:1, या ये रहेगा 1:1। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया जो पिछली बार कराया था। ये मत सोचना कि मैं सेम क्वेश्चन करा रही हूँ। ऑप्शन गलत दब गया, नंबर तो कटेंगे, नंबर तो कटेंगे। चलो भाई सॉल्यूशन पे आए गाइस। काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, पता नहीं गेस मारा है या सॉल्व किया है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मैं सॉल्यूशन करा देती हूँ। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो आराम आराम से सॉल्व करना है, भागदौड़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 10 सेकंड का सवाल है। सॉल्यूशन, इन अ पी प्लांट येलो पॉड इज रिसेसिव। तो अगर येलो पॉड रिसेसिव है तो स्मॉल y क्या हो जाएगा, येलो पॉड, ठीक है, ओवर ग्रीन पॉड, तो ग्रीन इज डोमिनेंट। इफ heterozygous green यानी कि कैपिटल Y स्मॉल y is crossed with येलो पॉड यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि वो क्या है, हमारा रिसेसिव कैरेक्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अब इसका अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, यानी कि दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे 50% जो हमारा पॉड होगा वो ग्रीन कलर के होंगे और 50% आपके पॉड्स कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे। तो 50:50 क्या रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। विवेक कह रहे मैम मैंने तुक्का लगाया था। अब जब नीट क्लियर नहीं होगा तो रोइयो मत, फिर रोइयो मत जब नीट नहीं क्लियर होगा। तुक्के में नीट क्लियर नहीं होता ना, बस यही पे तुक्का के फेल हो जाता है। 99% टाइम हमारा तुक्का सही लगता है, 1% इज द नीट का पेपर टाइम जिस दिन तुक्का गलत हो जाता है, क्योंकि उससे पहले हम तुक्के कैसे मारे वाली स्ट्रैटेजी देख के जाते हैं। मैम रॉन्ग पोल था, अच्छा क्या आंसर दिया था मैंने, डी नहीं दिया था आंसर, क्या आंसर लगाया था मैंने, पोल में आंसर लगाया भी था मैंने, बी लगाया था, डी होगा आंसर, डी होगा। अच्छा खुद को तो पता नहीं मैम ने क्या आंसर लगाया। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक सबको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, समझ आया कैसे सॉल्व करना है, आराम आराम से सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं, कीजिए खुद से। इन अ फील्ड, आज किसका नाम ले, मुस्कान का, ठीक है। मुस्कान ऑब्जर्व 90 red flowers and observed only 28 white flowers. What will be the genotype of parents? 1.
ये नया क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग ने बनाया बच्चों। मजा आ रहा नहीं आ रहा जेनेटिक्स में? मैंने कहा था ना मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगी आपको हर टॉपिक के बाद, जैसे कि आप लैंग्वेज पढ़ना सीख लें बढ़िया से। बच्चों को अक्सर इन्हीं सवालों से दिक्कत होती है जेनेटिक्स में। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। तो मुस्कान जो है एक फील्ड में गई थी, फील्ड में जाने के बाद उसने 90 रेड फ्लावर्स देखे। कितने देखे? 90 रेड फ्लावर्स, जो कि डोमिनेंट है। एंड ऑब्जर्व्ड ओनली 28 व्हाइट फ्लावर्स। तो अगर मैं देखूं इसका रफ जो है, अगर रफली मैं कहूं कि बच्चों क्या इसका रेशियो है, पहले सबसे पहले टाइम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्या रेशियो आया गाइस एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? 3:1। वेरी गुड ब्यूटी। तो क्या आंसर आया? 3:1। अब जब भी 3:1 आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? इट इज अ वन जीन इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। वन जीन इनहेरिटेंस का है। और ये कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो है, वो भी F2 जनरेशन का। क्या ये बच्चों ने बात पकड़ी या नहीं पकड़ी? ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन का। और F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो के लिए हमने क्रॉस किसका कराया था? सेल्फिंग कराई थी दोनों हेट्रोजाइगस की। दोनों हेट्रोजाइगस की अगर सेल्फिंग कराई थी तो ये आंसर आया था। अब आप कहेंगे चलो मैम ये तो हमने कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया, लेट्स वेरीफाई। चलिए वेरीफाई भी करा देती हूँ, दोनों तरीके से सॉल्व करा देती हूँ तुम लोगों को, कि जो भी बच्चे क्लास में उन्हें हर तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे 75%, अगर आप ये वाले पेरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 75% आपके पास कौन से फ्लावर्स आएंगे? रेड कलर के जो डोमिनेंट है, और 25% कौन से फ्लावर्स आ रहे हैं? व्हाइट कलर के जो कि रिसेसिव है। तो बेटा मैंने वेरीफाई भी कर लिया अपने कॉन्सेप्ट को। मान लो कि तुम यहां भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, तुम और बड़े गधे हो एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करें? तो सारे कॉम्बिनेशन का, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो ये टेस्ट क्रॉस है, इसका रेशियो 1:1 आएगा। ये टेस्ट क्रॉस हो गया, इसका रेशियो क्या आएगा? 3:1 आएगा फिनोटिपिक रेशियो। इस वाले में दो डोमिनेंट है, दो रिसेसिव है, यानी कि यहाँ पे 4:0 आएगा रेशियो। सारे के सारे रेड कलर के फ्लावर्स होंगे। अभी मान लो ये चौथा है, चौथा, इसमें भी सारे रेड कलर के फ्लावर्स ही होंगे। देखो मैंने 3 तरीके से समझाया है आज ये क्वेश्चन, 3 तरीके से। एक तरीका तो यूज कराना पेपर में, एक तरीका तो यूज कराना पेपर में, 3 तरीके समझा दिए, पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज, ठीक है। बट सबसे पहले रेशियो निकालना है। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे क्लास में। मैम मेरे में बफरिंग हो रही है, तो बेटा मैं इंटरनेट नहीं हूं ना, मैं जीजी मैम हूँ। हाँ ठीक है बेटा, पोल पे आपको तुरंत से क्लिक नहीं करना है, यहाँ कोई टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं चल रही है, अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ये द कॉर्ड्स मे बी ग्रीन और येलो। What proportion of the offsprings in the following crosses would be homozygous green? दो ऑप्शन दे रही हूं, चलो 3 ले लो।
ओके एवरीबडी आंसर क्वेश्चन समझो। मैंने अभी जो कराया है लास्ट में वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, ट्राई करो। बेटा अप्रॉक्स लेना होता है, इट इज नेवर गोइंग टू बी द एग्जैक्ट। प्लीज गाइस प्लीज, मेरे को पता है तुम लोग को मैथ्स आता है, बट कई बार स्पेशली इन एक्सपेरिमेंट्स वी टेक अप्रॉक्स वैल्यूज। तभी आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा होता है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जहां पे आपको यही सब अप्रॉक्स करना सिखाती है ना टीसी मैम। क्योंकि जिंदगी कभी एग्जैक्ट नहीं चलती बेटा। सॉल्व करें बच्चों? यस सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मुझे लगता है काफी बच्चों को क्लास में क्वेश्चन समझ नहीं आया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ओनली 60% स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव मी द राइट आंसर इन जेनेटिक्स क्वेश्चन। द पॉट्स में बी ग्रीन और येलो, ठीक है? तो पॉट्स में बी ग्रीन, ग्रीन कब हो सकता है? जब या तो ये वाला जीनोटाइप हो या ये वाला, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है? फिर उसके बाद येलो, येलो कब होता है? जब स्मॉल जी एंड स्मॉल जी होता है, ठीक है बच्चों? अब ये पूछ रहा है what proportion of the offsprings in the following crosses would be homozygous green? तो ऐसे इनमें से कौन से क्रॉस है जिसके अंदर मुझे होमोजाइगस ग्रीन मिल जाए, ठीक है? तो आप देखते हैं ये वाला क्रॉस, देखते हैं इस वाले क्रॉस में क्या मुझे होमोजाइगस ग्रीन मिलेगा? ये देखिए बिल्कुल मिलेगा। अरे इसमें 1:1 50% मिलेगा ना, इसमें कितना मिलेगा? 50%। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया। What proportion of the offspring in the crosses would be expected to be homozygous? अच्छा सारे ही, ठीक है, ओके homozygous। अब इस वाले में क्या होगा बच्चों? इस वाले में, इसमें ऑल ग्रीन 100% ग्रीन मिलेंगे, इसमें 50% ही ग्रीन मिल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैम कैसे लिख रही है? 50% ग्रीन और 100% ग्रीन मैम कैसे लिख रही है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये चीज? 50% कैसे आया? क्रॉस बनाइए। 100% ग्रीन कैसे आया? क्रॉस बना के निकाला है ये आंसर, ठीक है? अब ये वाले में देखते हैं, ये वाले में इसके अंदर आपको कितने ग्रीन दिखेंगे? सिर्फ 50%। इसमें भी सिर्फ 50% ग्रीन दिखेंगे या 75%? यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 75%, 75% ग्रीन, ठीक है? अब इस वाले में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? 100% ग्रीन। तो टेक्निकली मेरे बच्चों का आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा बच्चों? व्हाट विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर? किसमें आपको होमोजाइगस ग्रीन देखने को मिलेंगे? होमोजाइगस ग्रीन, बी एंड डी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? होमोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस ग्रीन। आ जाओ ये वाला क्रॉस बनाओ जरा। तो ठीक है, अब ये वाला क्रॉस बनाओ जरा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया था, बच्चे कंफ्यूज भी हुए, यानी कि जो मैं चाहती थी वो तुमने किया। नाउ व्हाट इज योर आंसर? कितनी जल्दी बदलते हो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी जल्दी बदलते हो, कितनी जल्दी। यस, थर्ड वाला। अब बच्चे कह रहे हैं मैम थर्ड वाला भी सॉल्व करो। चलो करते हैं, आ जाओ बच्चों थर्ड वाला। आप समझ में आया जल्दबाजी में तुम क्या गलत करते हो? क्वेश्चन में सिर्फ होमोजाइगस ग्रीन है, ठीक है? होमोजाइगस ग्रीन
इस कॉम्बिनेशन में मिलता है और इस कॉम्बिनेशन में मिलता है, ठीक है। इसमें 50% मिलता है, इसमें 25% मिलता है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी एंड सी ऑप्शन। देखा बच्चों, वेलकम टू जेनेटिक्स। जो ओरिजिनल आंसर था वो तो तुम लोग का नहीं रहा। अरे पोल में मैं 2 ऑप्शन नहीं डाल सकती बेटा, मैं 2 ऑप्शन नहीं डाल सकती, तो मैंने जो बेटर वाला आंसर था वो डाल दिया। ऐसा हो सकता है नीट में आपके पास ये ऑप्शन आए, बट इसमें 50% है, गो फॉर दिस। ऐसा नीट में अगर आपके साथ हुआ तो गो फॉर 50% वाला रादर देन गोइंग फॉर द 25% वाला, ठीक है। डन, चलो ओके। तो इसलिए कभी कभी दिमाग लगा के सॉल्व करना, ऐसे मत करना जेनेटिक्स का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। इजी था वैसे क्वेश्चन, लिखिए हेडिंग, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने कितने लॉज दिए थे, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, मेंडल ने कितने लॉज दिए थे? मेंडल ने हमें दिए थे 3 लॉज। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों में से एक ऐसा लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। कौन सा लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज का कॉन्सेप्ट, जबकि ये वाला पूरा टॉपिक इज एक्सेप्शन टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडलिज्म, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे हम ऐसे 5 से 6 किस्से पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम हिलता हुआ देखेंगे किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो ये वाला टॉपिक चुनौती दे रहा है किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, अलग अलग केस में अलग अलग चीज होती है। घर में कई बार मम्मी शांत बैठती है, पापा गुस्सा करते हैं, बट नहीं, मेरे घर में दोनों इक्वल लड़ते हैं, तो मैं कैसे मान लू कि एक चुप रहता है और एक हर बड़बड़ करता है? ऐसा नहीं होता है यार, हमारे दोनों इक्वल लड़ते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, ठीक है बच्चों। अब कई बार ऐसा भी होता है कि दादी के सामने होने पर पापा भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं मम्मी के साथ, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा बड़े सारे एक्सेप्शन है, वही हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, और ये सारे एक्सेप्शन किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस के, ठीक है। आइए पहला शुरू करते हैं। पहला है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहली बार किस में देखा गया? मिराबिलस जलापा, जो जलते हैं, क्योंकि वो अपने भी मेहनत नहीं करते ना। अरे जलने में ही इतना टाइम लगा देते हैं गधे कि अपने में मेहनत नहीं कर पाते, और जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना परफॉर्म ही नहीं करते हैं। आइए बच्चों, ऐसे जल कुकुड़ों का नाम लिख लेते हैं। मिराबिलस जलापा, मेरा ही दोस्त है जलन वाला, ठीक है। और हर 4 बजे जब रिजल्ट आता है तभी ये जलना शुरू करता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? पहला एग्जाम्पल इसका मिराबिलस जलापा। इसको देसी नाम से क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। दूसरा है इसमें बच्चों हमारा एंटीराइनम, ठीक है। कौन सा है दूसरा एग्जाम्पल बच्चों? एंटीराइनम। इसको देसी नाम से क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन। क्या कहते हैं इसको देसी नाम से? स्नैपड्रैगन या कुत्ता फूल, ड्रैगन फ्लावर, स्नैपड्रैगन। आखिर इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन क्या होता है? चलिए आइए पहले इसकी केमिस्ट्री समझते हैं। ये मैंने बनाए हैं क्रोमोसोम्स,
अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इस पे भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इस कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान से सुनेगा, कोई कुछ नहीं लिखिएगा, सिर्फ सुनिएगा। देखिए ये जो जीन है, ये जीन बनाता है पिगमेंट। ये जीन क्या बनाते हैं गाइस, एवरीबॉडी रिपीट आफ्टर मी, ये जीन बनाता है पिगमेंट। जैसे मान लीजिए ये जीन है, इस जीन का हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसने बनाया आरएनए, आरएनए के बाद हुआ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद इसने बनाया प्रोटीन, और ये प्रोटीन एक तरह का क्या है, पिगमेंट, जो कि रंग देने वाला है, रंग भरने वाला है। तो वापस एक बार समझेंगे सब बच्चे, ये जीन है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बना, आरएनए, आरएनए के ट्रांसलेशन के बाद क्या बना, प्रोटीन, ये प्रोटीन एक तरह का क्या है, पिगमेंट। ठीक है बच्चों। अब जो ये जीन है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, डीएनए में, मान लीजिए यहां पे प्रेजेंट है, ये लीजिए, ठीक है। अब इस जीन में दोनों डोमिनेंट कॉपीज है, यानी कि ये दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी पिगमेंट बना रहा है, ये भी पिगमेंट बना रहा है। तो पिगमेंट कितना हुआ, 1x 2x गाइस, पिगमेंट कितना हुआ, यहाँ पे टोटल फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट कितना हुआ, 2x, डबल द पिगमेंट, यानी कि और सुंदर पिगमेंट दिखेगा और गाढ़ा दिखेगा। तो यहाँ पे पिगमेंट कितना हुआ, 2x। अब मान लीजिए यहां पे चलते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर, क्या यहाँ पे पिगमेंट बनेगा, दोनों रिसेसिव एलील हैं, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करते, दोनों का ही आरएनए नहीं बनता, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन से पिगमेंट नहीं बनता, नो पिगमेंट, यानी कि जीरो पिगमेंट। कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट, इससे कलर क्या हो जाएगा इसका, व्हाइट, और 2x पिगमेंट के कारण इसका कलर क्या हो जाएगा, फूल का रेड। ठीक है। अब यहां पे हेट्रोजाइगस सिचुएशन है, तो इस वाली ने पिगमेंट बनाया, इस वाले ने पिगमेंट नहीं बनाया, तो जितना लाल होना चाहिए था उतना लाल हुआ नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही कॉपी थी जीन की, डोमिनेंट एलील की, तो इसलिए रंग लाल ना होके पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, तुम्हारे गल्लों की तरह। तो 1x पिगमेंट है, जिसके कारण कलर ऑफ फ्लावर बिकम्स पिंक। बट मैंने मेंडलिज्म में क्या पढ़ा था, हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी ये कलर क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल गाइस, अकॉर्डिंग टू मेंडल ये क्या कलर का आना चाहिए था, रेड, बट आया क्या, पिंक, यानी कि एक्सेप्शन है या नहीं भाई। अगर मैं मेंडल को फॉलो करूं तो मेरे पास रेड आना चाहिए था, बट मेरे पास रेड ना आके पिंक आया, तो यानी कि एक्सेप्शन है। अब मैंने उसने मेंडल ने मेरे से पूछा क्यों पिंक आया, मैं कहूंगी कि भाई इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन हुआ डोमिनेंट एलील का इन हेट्रोजाइगस फॉर्म। ठीक है, किसका इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है, रिसेसिव एलील का या डोमिनेंट एलील का, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। जेनेटिक्स के क्लास में बिल्कुल चिपक के सुना करो क्लास को, एक भी लाइन मिस होते कॉन्सेप्ट हिल जाता है। तो यहाँ पे किसका इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है, डोमिनेंट एलील का, किस फॉर्म में, होमोजाइगस फॉर्म में या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, किस फॉर्म में इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन, किस फॉर्म में पार्शियल एक्सप्रेशन, हेट्रोजाइगस फॉर्म में, ना कि होमोजाइगस फॉर्म में। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखे इस कॉन्सेप्ट की तो क्या है, इनकम्प्लीट या पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट allele in heterozygous form, therefore producing a different phenotype as compared to parents. तो पेरेंट्स लाल और सफेद रंग के, बच्चा आ रहा है पिंक गुलाबी, तो हो गया ना डिफरेंट फिनोटाइप एज कंपेयर टू पेरेंट्स। अब मैं यहाँ पे क्रॉस बनवाऊंगी आप लोगों से, कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, ये है पेरेंट्स। चलिए बच्चों आप खुद से बनाइए सब, क्लास एक्सरसाइज एवरीबॉडी,
यहां बनाइए F1 जनरेशन, यहां बनाइए इसकी F2 जनरेशन। बनाइए, जितना खुद से बनाएंगे उतना ही याद होगा जेनेटिक्स। पुनेट स्क्वायर, गिविंग यू 30 सेकेंड्स। बनाइए, जीनोटिपिक रेशियो लिखिए, फिनोटिपिक रेशियो लिखिए, सब कुछ लिखिए। गलत भी बना रहे बनाइए, मैं आपसे कह रही हूँ हाथ जोड़ के, गलत भी बनता है बनाइए, ट्राई कीजिए, मैं सही कराऊंगी अभी। बट प्लीज घबरा के ये मत सोचिए कि मुझे करना ही नहीं है। द मोमेंट यू डिसाइड मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बस खत्म है ये चैप्टर उसी वक्त। चले, मैम भी बनाए। अब आते बच्चों F1 के पास। ओके, इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। So all will be dash color flower, all pink and heterozygous. F1 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। जीनोटिपिक रेशियो 4:0 है क्योंकि सारे हेट्रोजाइगस है। फिनोटिपिक रेशियो 4:0 है क्योंकि सारे पिंक कलर के हैं। तो क्या ये मेंडल के F1 जनरेशन जैसा है या नहीं? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या बिल्कुल मेंडल की तरह है या नहीं? बिल्कुल है, यस। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम आए। अब F2 जनरेशन देखते हैं। F2 जनरेशन में इन दोनों बच्चों की सेल्फिंग कराएंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये रहा। अब यहाँ पे ये वाला फ्लावर हो गया रेड कलर ड्यू टू 2x पिगमेंट, ये पिंक, ये पिंक और ये व्हाइट। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो भी क्या है? 1:2:1। जबकि आना क्या चाहिए था? 3:1। So the phenotypic ratio of F2 generation becomes exception to monohybrid cross। F2 generation phenotypic ratio जो कि क्या आता है? 3:1। ये हो गया एक्सेप्शन। हाउ मैम? लिखा तो है, ये भी समझाया कि पिंक कैसे बन रहा है, रेड कैसे बन रहा है, व्हाइट कैसे बन रहा है। वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझाया है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो, अच्छा यहाँ पे होगा ना स्लाइड में, दिखा देती हूँ एक सेकेंड। मेंडल का मोनोहाइब्रिड पे चलते हैं। ये लो, ये देखिए, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देखिए 3:1 आ रहा है, ये आया था मेंडल का। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी मिराबलस जलापा और एंटी राइनम में देखो क्या है, ये देखो 1:2:1 हो गया ना एक्सेप्शन। दोनों हाथों हाथ कंपेयर करा दिए मैम ने। यहां तक किसी को भी कोई भी गड़बड़? इस पे क्वेश्चन कर ले गाइस, और क्लियर हो जाएगा टॉपिक वंस वी डू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन कि किस तरीके से सवाल आएंगे। ठीक है, आइए। When a cross is made between pink
and red snapdragon, what proportion of phenotype is red, white, पिंक कलर फ्लावर्स? चलिए आंसर बताइए, ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। अरे सब कुछ लिखना है दीदी भैया। आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है? आई थिंक यू विल टेक सम टाइम टू राइट दिस क्वेश्चन। इन अ प्लांट, red fruit are is dominant over yellow fruit, which is smaller. Tallness dominant over shortness. If a plant with will be tall with red fruit, okay. Now, shall we start with the question number 1 on the screen? आइए बच्चों, so यहाँ पे देखिए when a cross is made between pink and red snapdragon, तो ये वाला हो गया रेड फ्लावर का जीनोटाइप, ये वाला हो गया पिंक फ्लावर का फिनोटाइप। पुनेट स्क्वायर, बेटा आपने एक चीज नोटिस जरूर करनी चाहिए कि मैम हर चीज में पुनेट स्क्वायर बना दिया आपके लिए। मैं लिटरली कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रही हूं। ये हो गया रेड, ये भी हो गया रेड, ये हो गया पिंक, ये हो गया पिंक, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड फ्लावर्स आर 50%, white are 0% and pink flowers are 50% if we get this cross. क्या यही आंसर आया बच्चों का? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। हाँ, सारे टॉल विद रेड फ्रूट्स। तो यहां तक कुछ समझ में आ रहा है? 50-50% कुछ समझ में आ रहा है? जेनेटिक्स कुछ सॉल्व हो रहा है? मैंने कहूंगी फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा सिलेक्टेड और टफेस्ट क्वेश्चंस कराती हूँ मैं बच्चों को। ये सबसे ज्यादा सिलेक्टेड है, इसमें एलएन के, आकाश के, इसमें अपने, ठीक है, जो और बुक्स होती है सबके मैंने क्वेश्चंस एक जगह, पीवाईक्यूज भी है इसमें, एक जगह मैंने पूरा बैंक बना रखा है इनका, मैं वो कराती हूँ, ठीक है? अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार पोल दे देती हूँ, जो भी आंसर आए घबराओ मत, करने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई।
ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्रिक बताऊं या बड़ा मेथड समझाऊं? सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ ट्रिक। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब मेरे बच्चे कैसे इसको विद इन 2 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, लिटरली नॉट मोर देन 5 सेकेंड। ठीक है, देखिए बताया कि रेड इज डोमिनेंट ओवर येलो, टॉल इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट। इफ अ प्लांट विद दिस, क्या मिलेगा उसकी प्रोजेनी में? ये कुछ क्वेश्चन है हमारा। अब आप कहेंगे यार मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, इन दोनों का क्या करें? ये है हमारे पेरेंट के जीनोटाइप। आओ पेरेंट्स के जीनोटाइप लिख लेते हैं। यही है पेरेंट्स के जीनोटाइप, यस और नो? अब मैम के साथ साथ चलो, बिल्कुल हाँ, यस, बिल्कुल साथ साथ चलो। ये वाला जो जीन है ये क्या है? एक तरह का गैमीट बनेगा आर का। ये देखिए क्या है, ये टेस्ट क्रॉस है। यानी कि आपके सारे के सारे फूल कैसे बनेंगे? फ्रूट रेड बनेंगे या आपके येलो बनेंगे? आप बताइए। अगर इन दोनों को मैं देखूं तो यानी कि इन दोनों से मेरे को हेट्रोजाइगस मिलेंगे सारे, और हेट्रोजाइगस का मतलब है सारे रेड मिलेंगे। तो यानी कि एक चीज तो क्लियर होगी कि सारे फ्रूट्स रेड होंगे। आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है, आप टॉल और शॉर्ट का देखना है। तो यानी कि ये और ये वाले को कंपेयर करना है। कुछ टेस्ट क्रॉस दिख रहे हैं, टेस्ट क्रॉस जैसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं? तो यानी कि इस वाले कॉम्बिनेशन में 50% क्या आते हैं? टॉल, और 50% क्या आते हैं? डॉर्फ। क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस का केस नंबर 2 है गाइस, अगर आप देखेंगे तो यानी कि 50%, ये 50% टॉल है। ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, आंसर हो गया 2। बताओ कितना मुझे टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब दूसरा मेथड भी समझा देती हूँ, विच इज अ बिग मेथड। ये तो ट्रिक थी कि आपको पता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है और आपने दोनों को कंपेयर करके कर दिया सॉल्व। अब एक मेथड और समझाती हूँ। ट्रिक में आपको क्या करना है, दोनों जीन्स को कंपेयर करना होता है कि क्या गैमीट बनेगा। बट ये ट्रिक तभी हो सकती है जब आप काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, बट एक अच्छा मेथड भी समझाती हूँ इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला, इसके कितने गैमीट्स बनेंगे? मैंने आपको समझा दिया है। कितने गैमीट्स बनेंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 1, यानी इसके 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल टी, एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक है, इसका एक ही तरह का गैमीट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे? यानी कि 50% बच्चे कैसे होंगे? 50% बच्चे कैसे होंगे? रेड फ्रूट, रेड एंड टॉल। बाकी 50% कैसे होंगे? रेड एंड शॉर्ट। लो, इस तरीके से भी 30 सेकेंड में आंसर आ गया। ये गैमीट फॉर्मेशन है, और जो पहले मैंने बताया वो टेस्ट क्रॉस की मदद से सॉल्व किया था मैंने। दोनों मेथड समझा दी है, दोनों। समझ आया नहीं आया सबको? जो मेथड आपको लगे कि विल गिव यू 100% राइट आंसर, गो फॉर इट। ठीक है, डन। चले अब नेक्स्ट टॉपिक पे, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। ये दो टॉपिक हम साथ में करेंगे बच्चों, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। पुनेट स्क्वायर से भी करा दीजिए बेटा, मैंने करा दिया दोनों तरीके से। इन दोनों ही फिनोमिना का एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, वो है आपका एबीओ
ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ये एक एग्जाम्पल इन दोनों फिनोमेना का। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, अब आपने मेरे साथ क्लास 11 पढ़ ली है। ब्लड के अंदर क्या दो मेन चीजें होती है, अब जल्दी जल्दी आप आंसर बता सकते हैं। दो चीजें मेन होती है ब्लड के अंदर। एक क्या होता है, प्लाज्मा होता है बच्चों, एक होता है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं सेल्स, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या घुला होता है, एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी। वही जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में जो सबसे ज्यादा मात्रा में सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे आरबीसी। और इन आरबीसी के सरफेस पे यानी इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ शुगर्स होती है। क्या होती है इसके सरफेस पे बच्चों, इसके सरफेस पे स्पेशल टाइप ऑफ शुगर्स होते हैं और उन शुगर्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस। क्या कहते हैं इन शुगर्स को, एंटीजेंस। ये जो एंटीजन होते हैं ये हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि आप अपना एंटीजन अपने बच्चों को दे सकते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये हेरिडिटरी, यानी कि ये आपका ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करेगा, आपके जीन्स। ठीक है। अब ये जो एंटीजन है दो तरह के होते हैं। ये एक एंटीजन होता है एंटीजन ए, दूसरा होता है एंटीजन बी। दो तरह के एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एक और एंटीजन होता है, वो कौन सा होता है जिसे प्लस और माइनस डिसाइड होता है, आरएच एंटीजन। तीसरा कौन सा होता है, आरएच एंटीजन। यहां तक सबको क्लियर। आइए सबसे पहले कोडोमिनेंस समझते हैं। इसमें कोडोमिनेंस कैसे आता है देखिए। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्यारी सी टेबल जीनोटाइप्स की। यहां लिख लेते हैं जीनोटाइप, यहां लिख लेते हैं उसका ब्लड ग्रुप। आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों। अब यहां पे जीनोटाइप है IA। ये होमोजाइगस क्या है, डोमिनेंट फॉर्म। इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा एवरीबॉडी, चलिए पूरी टेबल खुद से बनाइए सब। पेंसिल से बनाया करो, जिससे गलत हो तो उसे इरेज करके ठीक किया जा सके। बताओ। पहला वाला ए ब्लड ग्रुप, ये भी ए, ये बी, ये बी। ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा गाइस, ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। क्यों है ए बी, हमने तो सीखा है कि सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस करता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को। हमने तो यही सीखा है। बट इस केस में आप कह रहे हो कि दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं मैम, आरबीसी के ऊपर दोनों तरह की शुगर होगी। क्यों भाई, बिकॉज हार कोई मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये एक्सेप्शन है मेंडलिज्म का। यहाँ पे ये वाला जो जीनोटाइप है, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। व्हाई, व्हाई, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द फिनोमेना कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या कहता है, when both the alleles expresses equally in the heterozygous form is called codominance। दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, लड़ाई में ना मम्मी चुप हो रही ना पापा चुप हो रहे। पापा कह रहे क्या लेकर आई थी दहेज में, मम्मी कह रही शादी के बाद में तूने क्या दे दी, है ना, ऐसे हो जाती है कई बार। और क्या, हाँ तुम्हारी मम्मी ने दिया ही क्या है, तुम्हारी मम्मी ने तो आज तो कुछ नहीं दिया है। यस, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते तो तूने मुझे कब प्यार दिया है। वही तो बच्चे, कोई हाथ मतलब दोनों तरफ से आ रहा है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। ठीक है। कोडोमिनेंस when both the alleles expresses equally in the heterozygous form। ठीक है। मैम रमन सर तो ऐसे नहीं करते होंगे ना, उन पे आप जो मिली है। ओह यस रोहन यस,
मुझे सर क्या कह सकते हैं, मुझे सर कुछ कहे, ये कहते ही नहीं है, मैं वेट ही करती रहती हूँ कुछ कहे। यस, वो कुछ कहते ही तो नहीं है, वो रिसेसिव अलील है, फुस पड़े हुए, वो कुछ नहीं कहते बेटा। नथिंग। जय मैम देखो तो इस केस में क्या है, इन AB blood group, RBC will have both the alleles, both the sugars, both the antigens on its surface. एक नीट का क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रही हूँ, जो यहाँ से आता है क्वेश्चन, फिर मल्टीपल एलिलिज्म समझाऊंगी, ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ मैंने स्किप कर दिया, अभी समझाऊंगी, पहले ये वाला पूरा करा रही हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ genotype and phenotypes are present in ABO blood group। तो बेटा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, बट आया है, दिस इज अ PYQ क्वेश्चन। यस बच्चों, तो क्या है, ये एक जीनोटाइप, ऐसे कितने जीनोटाइप है, 6। फिनोटाइप कितने, या तो ब्लड ग्रुप आपका A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है। तो यानी कि 6 जीनोटाइप है, 4 फिनोटाइप है। अगर आपने ये आंसर दिया है तो आप फुल 4 मार्क्स लेके घर जा सकते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट डोनर ये सब मैं नहीं करा रही हूँ, हाँ ठीक है बच्चों, ये मैं नहीं करा रही हूँ यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ ब्लड वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप A cannot have parents of blood group दिमाग लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जा सकता है, दिखावे का क्वेश्चन है बिल्कुल, महा दिखावे का सवाल। कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिमाग लगाओगे तो सॉल्व होगा जेनेटिक्स। चलो, तो बच्चों ने ये वाला आंसर डिक्लेयर कर दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा ये वाला ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं, IAIB IAIB A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप। बस मेरा ना मन करता है, क्योंकि मैं एक ऑप्शन से ज्यादा आंसर दे नहीं सकती। आगे A ब्लड ग्रुप,
ठीक है। अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो ये वाले में ए आ गया। अब आते हैं ए पे। आई ए ले लो, स्मॉल आई ले लो, चलो आई बी ले लो, स्मॉल आई। ये क्या हो गया, ए बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया ओ। इसमें भी ए आ गया, इसमें नहीं आएगा, इस वाले में। इसमें भी ए आ जाएगा। बना के दिखा देती हूँ एक बार। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं करके दिखा रही हूँ इस बार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगी। ये आ गया ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ओ ओ। ठीक है, हाँ तो सी तो है आंसर। बी भी ठीक है। वाह रे वाह मेरे बेटे, वाह रे वाह मेरे बेटे। कह रही है डी भी होगा, काव्या कह रही है। A child of blood group A cannot have parents of blood group B and B. काय को कंफ्यूज हो रहे हो जब सामने लिखा है तीनों में ए ब्लड ग्रुप बन रहा है भाई। इन तीनों में प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, देखा कैसे सॉल्व किया मैम ने। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। A child of blood group, sorry, which type of progeny indicates that the man is not hetero। भाई बहुत मजेदार सवाल करा रही हूँ। Homozygous, if a man with blood group A marries with AB women, A B B A D O। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, चलो सॉल्व करो। क्या आंसर होगा? मैम कैन नॉट देखना भूल जाते हैं क्या? शादी में वो हैंडसम लौंडा देखना तुम भूल जाती हो जो बारात में आया होता है? सबकी नजर उसी पे होती है ना। बच्चों ने ऐलान किया आंसर बी। आइए बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कह रहे हैं कि मैन का क्या है, ब्लड ग्रुप ए है और महिला का है ए बी। तो ए ब्लड ग्रुप कुछ इस तरीके से हो सकता है और महिला का तो यही रहेगा जीनोटाइप। दूसरा क्रॉस बन सकता है हेट्रोजाइगस सिचुएशन का, ये वाला। यही तो जीनोटाइप्स होंगे ना, इसके अलावा कोई और तीसरा जीनोटाइप तो नहीं है जो तुम ले सकते हो पेरेंट्स का। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, यही तो जीनोटाइप ले सकते हैं ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं ले सकते कॉम्बिनेशन। क्योंकि पापा का ए ब्लड ग्रुप या तो होमोजाइगस ही हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस ही हो सकते हैं। मदर का है ए बी, तो ए बी हमेशा इसी फॉर्म में आ सकता है। अब दोनों का क्रॉस बना लेते हैं एक बार। ये हो गया ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। वैसे ना ये ब्लड ग्रुप लिखने से अच्छा है कि मैं पूरा ही लिखूं, क्योंकि क्वेश्चन में होमोजाइगस पूछा है। आई ए आई ए आई ए आई ए आई ए बी, ये लो। अब दूसरा बनाते हैं। आई ए आई
IA IB। ओके, हाँ भाई बच्चों बताओ, which type of progeny indicates that the man is not homozygous? अगर मैन होमोजाइगस है तो प्रोजेनी ऐसी बनेगी, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, ए ए बी। अगर मैन होमोजाइगस है तो ए और ए बी आएगा, ठीक है। और अगर मैन हेट्रोजाइगस है तो बच्चे क्या आएंगे, ए बी और बी। तो इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बता रहा है कि जो आदमी है वो होमोजाइगस नहीं है, यानी कि आदमी इज हेट्रोजाइगस? कौन सा वो ब्लड ग्रुप है? वो बी ब्लड ग्रुप है। तो आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि अगर पापा होमोजाइगस है तो सिर्फ ए और ए बी कॉम्बिनेशन मिलते हैं बच्चों में, बट अगर बच्चों में बी कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है ब्लड ग्रुप का, तो यानी कि पेरेंट यानी कि जो फादर है वो होमोजाइगस नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये। कैसा लगा सवाल? कैसे कंपेयर किया देखा आपने? हमने इसका, ये था, ठीक है, समझे बच्चों? अब हम मल्टीपल एलिलिज्म करते हैं। इसी में ही अब हम एक और टॉपिक कर रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या मतलब है बेटा? ये जो हम ब्लड ग्रुप बना रहे हैं, एक ब्लड ग्रुप क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। क्या है ब्लड ग्रुप? कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के दो एलील बताए थे मैम ने क्या बताया था? एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, एक जीनोटाइप के दो एलील्स होते हैं। यही चीज बताई थी ना मेंडल ने। एक एलील होता है इसमें डोमिनेंट और दूसरा एलील होता है इसमें रिसेसिव। ये चीज हमने पढ़ी थी, यही हमें किसने बताया था? मेंडल ने। ये किसने समझाया था हमें? मेंडल ने। बट फिर एक निकल के आता है कैरेक्टर एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। इस एबीओ ब्लड ग्रुप के कितने एलील्स है पॉपुलेशन में? एक ये वाला एलील है, एक ये वाला एलील है और एक ये वाला एलील है। तो यानी कि इसके दो एलील की जगह इसके कितने एलील्स हैं? तीन, ठीक है, यस। कितने एलील्स हैं? तीन, तीन एलील्स। तो ये वाले जो हमारे तीन एलील्स हैं, दिस बिकम्स अ एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म। This becomes exception to Mendelism because one character is represented by more than two alleles. That's why ABO blood group is also a classic example of multiple allelism. लिखिए, हाँ विशाल, पढ़ा मैंने वो आर्टिकल। What is golden blood? Dragon blood. Game of Thrones, dragon blood, golden egg, golden blood. Ma'am, AB codominance, ABO multiple allelism. Yes, Shalini.
मैम एक लड़की के, ओके मैम मेरे पास में गुड डे बिस्किट की फैक्ट्री है, बारिश में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रितेश इंपोर्ट करते रह जाएंगे हम बस, पर कब तक टिकेगा नहीं पता विशाल। बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है। चाइना के लोग 10 कदम आगे हैं और इंडिया में सैयारा देखने में बिजी है। और लिख लिया सबने? हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, विच इज अ थर्ड एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म। द थर्ड इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लिखिए हेडिंग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैम वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? वो नेगेटिव। मैम चाइना पे भरोसा करना मुश्किल है, जैसे इसको अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत भरोसा होगा आगे जाके। जिस टॉकिंग अबाउट चाइना, जो अपने बाहर का चाइना पड़ा है उससे उस पे ज्यादा भरोसा, बताओ इसको। चलो आ जाओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सबसे पहले मतलब देखते हैं क्या मतलब है पॉलीजेनिक का। पॉली का मतलब होता है मेनी, जेनिक का मतलब है जीन्स। तो कोई इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, मेनी जीन्स controlling expression of one character। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक कैरेक्टर का एक जीनोटाइप होता है। यहां मैं कह रही हूं कि बहुत सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका स्किन कलर, जैसे आपकी हाइट, इनको एक जीन कंट्रोल नहीं करता, बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हाइट बढ़ानी है, कुछ कहते हैं चप्पल पहन ले, हाइट बढ़ाने वाली चप्पल, कोई कहते हैं स्विमिंग कर ले, कोई कहते हैं बैडमिंटन खेल ले। क्या पता कौन सा जीन एक्सप्रेस हो जाए और तेरी हाइट बढ़ जाए है ना। इसलिए कहते हो क्या पता किसकी किस्मत कहां से चमक जाए, गॉड नोज। कुछ नहीं तो हील पहन ले। यस, सिमरन सही कह रही है। सो यहाँ पे ये दो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब स्किन कलर को संभालने वाले कौन से जीन्स है ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, वो हम पढ़ेंगे स्किन कलर को, क्योंकि इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद स्किन कलर। नो इनर ब्यूटी, ओनली आउटर ब्यूटी, ठीक है। यस, स्किन कलर, स्किन कलर को संभालने वाले 3 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं? 3, ए बी सी। हर डोमिनेंट एलील will synthesize melanin pigment। क्या? each dominant allele synthesizes melanin pigment। अब ये मेलेनिन पिगमेंट क्यों बनाया जा रहा है स्किन पे? कोई बता सकता है क्यों बनाया जा रहा है मेलेनिन पिगमेंट? क्या कारण है मेलेनिन पिगमेंट बनाने का? Protection from UV radiations, because melanin pigment protects us from UV radiation। तो भगवान ने हमें यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए मेलेनिन दिया है, फिर भी हम ही अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। क्यों बाबू? ऐसा क्या होता है गोरों में जो कालों के पास नहीं होता या सांवलों के पास नहीं होता? यस बताइए। कलर ऑब्सेशन का रखा है, वाइट होना है। किसने कहा है वाइट होना है? जस्ट लव हु यू आर। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, कोई प्यार नहीं करेगा आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाने से भी कुछ नहीं होगा, दिख जाएगा सफेद सफेद थोपा हुआ है ना। ये सब नहीं करना चाहिए। अब कैसे ये काम करते हैं ये देखते हैं। देखिए बच्चों,
मैं यहाँ पे जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ। ओके, ये मैंने 7 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। अब बच्चे मुझे बताएंगे इसमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें बिल्कुल भी मेलेनिन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, out of all the 7 combination, which is the combination which is going to produce no melanin pigment in the body, and such persons are called albino. इसमें नो पिगमेंट, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट एलील है ही नहीं, तो ऐसे लोग एल्बाइनो। इंडिया में ऐसे लोगों को सूरजमुखी कहते हैं। इनकी आईब्रोज तक वाइट होती है, इनके आई लैशेस भी सफेद होते हैं, इनके बाल भी सफेद होते हैं और स्किन भी सफेद होती है। ठीक है, और इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करेगा? सबसे ज्यादा मेलेनिन, इसमें 6 टाइम पिगमेंट बनेगा, यानी कि सबसे ज्यादा मेलेनिन, क्योंकि सारे डोमिनेंट एलील्स है। तो ऐसे लोगों को नीग्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? नीग्रोस। फिर आते इंडिया वाले, यानी कि सांवले, सांवला सलोना है, ठीक है, 3 टाइम्स पिगमेंट वाले, ये होते हैं हमारे हेट्रोजाइगस वाले मुलट्टो। मुलट्टो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे चल रहे, ये वेरी डार्क हो गए, ये डार्क हो गए, ये फेयर हो गए, ये वेरी फेयर, ये तमन्ना भाटिया हो गए। ठीक है, मुलट्टो सांवले, सांवले लोग को मुलट्टो कहते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कैंसर होने के किस में चांसेस है? एल्बिनो में, स्किन कैंसर। इन्हें सबसे ज्यादा स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोटेक्शन तो है नहीं यूवी रेडिएशन से। मैम आई हैव 50 शेड्स ऑफ ब्राउन। पक्का इसकी किडनी खराब है, पिगमेंटेशन है इसको। नालायक। स्मार्ट बनेगा, मेरी क्लास में स्मार्ट बनेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, जो कि एक तरह का बेल शेप्ड ग्राफ आता है, जिसमें इस धरती में मैक्सिमम लोग कौन से मिलेंगे? मुलट्टो। हेट्रोजाइगस है ना, तो सबसे ज्यादा मुलट्टो, सबसे कम बीमारी इन्हीं में होगी स्किन की। फिर आते हैं ये वाले, सबसे कम कौन से होंगे? एल्बाइनो। सबसे डार्क में सबसे कम कौन से होंगे? नीग्रोस। यहाँ पे नीग्रो लिखना चाहिए था मुझे, नीग्रो, यहाँ पे एल्बाइनो। फिर ये हो गए ये हो गए वेरी डार्क वाले, फिर डार्क वाले, सब इक्वेटर के पास रहते हैं। फिर ये फेयर वाले हो गए, ये वेरी फेयर एंड लवली वाले हो गए। नहीं, चमेली की तेली गौरी। What about the vitiligo? That's a disease, beta. That's a disease. Ma'am, what about the person who has vitiligo? Disease, autoimmune disease. सब गोरों में होती है। देखो इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैम पहले एल्बाइनो होगा ना, अरे इधर ले लो उधर ले लो, इसका मतलब है सबसे कम लोग एल्बिनो और नीग्रोज होंगे, क्योंकि वो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है, इतना होमोजाइगस बनाना मुश्किल होता है, इसलिए वो सबसे कम है। कॉन्सेप्ट लगाया करो। मैम कैसे ठीक होती है?
फेयर एंड लवली से। मैम हमारे घर के पास है एक अंकल, तुम्हें पता है ना मेरी कोटा वाली स्टोरी, कहना नहीं चाहिए बट ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं कोटा शहर में, आपको पता है, पढ़ा है मैंने करियर पॉइंट में। तो हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं गई मूवी देखने। दिन में जाओ तो ना प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे बच्चे होते हैं ना। फिर मैं गई रात का शो देखने, हॉरर मूवी आई थी कोई उस टाइम पे, कॉन्ज्यूरिंग की कोई आई थी। चुड़ैल वहां से आ रही थी, सामने सफेद आंखों से उसने गुलाबी आंखों के साथ मुझे घूर दिया। दैट टाइम माय हार्ट वाज लाइक, कैसे। मैं चिल्लाने लगी। फिर उसके दादाजी उसके साथ बैठे, वो कहते प्लीज बेटा डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट। ठीक है। नहीं, एल्बिनो, मेरे साथ एल्बिनो थी। आंखें भी सफेद थी भाई, उसकी आंखें पिंक कलर की थी, उसकी गोलियां आंखों की। और मूवी भी डरावनी चल रही थी, माहौल तो बना ही हुआ था। हो जाता है यार ऐसा, डर जाते हैं क्योंकि ये लोग दिन में नहीं निकलते ना, ये रात में निकलते हैं। दिन में निकलना इनके लिए बहुत डेंजरस है। हाँ हाँ, पिगमेंट, किडनी खराब होने पे पिगमेंटेशन होती है, यूरिया बढ़ने से पिगमेंटेशन होती है स्किन में, धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं पैर हाथों पे। चले आगे, आ जाओ, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट ये डी वाला होगा ना, प्लियोट्रोपिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे तो नीट में क्वेश्चन में आपने बहुत देखे होंगे, प्लियोट्रोपिज्म। लिखिए, हेडिंग लिखिए। जिंदा हो गया वापस। मैम इज इट ट्रू कि गोरों की स्किन बर्न ज्यादा होती है और टैन कम होता है? यस बेटा विशाल, बिल्कुल। I'm not Gori, so I don't know what happens with them. But I have seen a lot of Gora people when they go into old age. उनके पूरी स्किन पे धब्बे होते हैं, spots. They have a lot of spots on their skin. छोटे 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 छोटे। हाँ, बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया। बच्चा आजकल भेजते रहते हैं ना कॉलेज अलॉट होने का। चलो अब भाई प्लियोट्रोपिज्म करते हैं। सो प्लियोट्रोपिज्म इज ऑपोजिट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या करा था, मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, यहाँ पे वन जीन कंट्रोलिंग मेनी कैरेक्टर्स। यस, वहां बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन, वेन वन जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर्स। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैम जो हर साल देती है वो है मदर का, हमारी प्यारी माँ। ठीक है, हमेशा मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मुझे इससे बेटर एग्जाम्पल दिखता नहीं प्लियोट्रोपिज्म का। हमारी मम्मी सब काम कर रही है, आजकल की माए बाहर कमाने भी जा रही है, घर का भी देख रही है, पति को भी संभाल रही है, बच्चे की पढ़ाई भी देख रही है, लाइक सो मेनी टास्क, सो मेनी टास्क। तो एक मम्मी कंट्रोलिंग लिटरली एवरीथिंग। और जिस दिन मम्मी अपनी मासी के घर चली जाती है, नानी के घर चली जाती है, उस दिन में लिटरली मिस हर आफ्टर 4 to 5 आवर्स की, यार ना खाना है ना कपड़े हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो प्लियोट्रोपिज्म का बेस्ट एग्जांपल इज मम्मी। ठीक है, यस। तो इसका पहला एग्जांपल, इसके दो एग्जांपल करेंगे बच्चों। एक है हमारा PKU, दूसरा एग्जांपल है हमारा इसका सिकल सेल अनीमिया। ये दोनों आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, घर अजीब हो जाता है ना, ये बात तो फैक्ट है, फैक्ट। तो आज की क्लास में सबसे पहले आज हम समझेंगे PKU। फर्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है आइए समझाते हैं अपने प्यारे बच्चों को।
तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक तरह की ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। कैसा डिसऑर्डर है गाइस? एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी कि क्या कॉम्बिनेशन होंगे क्रोमोसोम पे कि एक इंसान को पीकेयू हो जाए? जल्दी से बताओ, पी ले लेना, पी के रिस्पेक्ट में बताओ। भाई मैं सारी चीजें थोड़ी बताऊंगी, अब तो मैं समझा रही हूँ, अब तो तुम्हारा टाइम है दिमाग लगाने का गाइस। हाँ, स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो ही फिनाइल कीटोनूरिया होगा। अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी है, कैपिटल पी एक कॉपी भी है, तब भी उसे नहीं होगा, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल यानी कि जब पीक्यू नहीं है तो क्या जीनोटाइप्स होंगे उस टाइम पे? आप ये बताओ जल्दी से, अब ये बताओ क्या जीनोटाइप्स होंगे? बेटा जो लोग जेनेटिक्स की क्लास छोड़ के जाते हैं ना, मैं बता रही हूँ बेटा, आप बच्चे ना यूट्यूब पे बहुत भटकने वाले लास्ट के 3 महीनों में। कोई भी यूट्यूब पे इतना डिटेल में पढ़ाएगा ही नहीं, टाइम होता ही नहीं है टीचर के पास। क्या रहेगा जीनोटाइप नॉर्मल में? या तो कैपिटल पी होगा या कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, इन दो कॉम्बिनेशंस में क्या बॉडी में चलेगा? देखो इधर, तो हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये एक तरह का असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो आपको अपनी डाइट में लेना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी बना नहीं पाती। अब इस पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम एक तरह का प्रोटीनेशियस एंजाइम है जो कैपिटल पी बनाता है। कहां से आता है बच्चों ये? कहां से आता है ये? कैपिटल पी से। अगर आपके शरीर में कैपिटल पी है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो आपके शरीर में ये एंजाइम बनेगा। अगर आपके पास कैपिटल पी नहीं है जीन, तो आपकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बनेगा। अब ये एंजाइम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एंजाइम फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? टायरोसिन में, जो कि एक तरह का एरोमेटिक अमीनो एसिड है। अब आप कहेंगे मैम टायरोसिन में क्यों कन्वर्ट करे, क्या जरूरत है टायरोसिन की? क्योंकि इससे बनता है हमारा मेलेनिन पिगमेंट। यानी कि अगर टायरोसिन नहीं बना तो पिगमेंटेशन नहीं होगी आपकी स्किन की। पिगमेंटेशन, टैनिंग नहीं होगी, यूवी रेडिएशन यानी स्किन कैंसर हो सकता है, पहला खतरा। दूसरा खतरा, इमरजेंसी हार्मोन्स आपके शरीर में नहीं बनेंगे। यानी कि आप मुश्किल सिचुएशन को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, हो सकता है हार्ट अटैक आके आप मर ही जाए। ये दूसरा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। अब तीसरी चीजें क्या कंट्रोल कर रहा है? थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? वीक महसूस करेंगे। तो एक एंजाइम के कारण टायरोसिन बनता है, उस टायरोसिन के कारण आपके शरीर की कितनी चीजों पे इफेक्ट आ रहा है। तभी इट इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। अगर टायरोसिन नहीं बन रहा तो ये सब बन ही नहीं रही है, हार्मोन नहीं बन रहे, तो आगे शरीर में क्या काम करोगे? कर ही नहीं पाओगे। सो ये वो सिचुएशन है जब नॉर्मल है। अब आते हैं इफेक्टेड, यानी कि जब एक इंसान को पीकेयू है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन में पीकेयू होगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यानी कि इस इंसान के पास कैपिटल पी नहीं है, यानी कि इसके पास डोमिनेंट एलील नहीं है, इसके पास एक्सप्रेसिव जीन नहीं है, तो इसका सिचुएशन होगा स्मॉल पी स्मॉल पी। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ये हमारा फिनाइल एलानिन है, यहां पे हमारा डिफेक्टिव एंजाइम बन रहा है जो किसी काम का नहीं है, या बन ही नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब टायरोसिन नहीं बनेगा। अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो ना ही इमरजेंसी हार्मोन बनेंगे, ना ही थायराइड हार्मोन्स बनेंगे, और ना ही आपका मेलेनिन
पिगमेंट बनेगा। तो बताइए कितनी सारी चीजों पे असर आया ना एक जीन के काम ना करने से। ठीक है, क्या फिनाइल कीटोनूरिया सबको समझ में आया? अब इसके सिम्टम्स बता देती हूँ बच्चों कि जब हमारे शरीर में नहीं बनता है टायरोसिन, यानी कि इस टाइम पे इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला, ब्लैक यूरिन, काला यूरिन आना शुरू हो जाएगा। ओ माय गॉड, ज्यादा येलो आता है तभी हम सोचते हैं किडनी खराब हो गई क्या, ये तो काला आ गया भाई। सोचो, जा रहे हैं लड़का लोग आपस में यूरिन कर रहे हैं, वो देखकर काला आ रहा है, वो कहेगा ओ माय गॉड शैतान इज हियर। सोचो क्या हाल हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, समझ नहीं पा रहे जिंदगी में हो क्या रहा है, ना समझा पा रहे कि हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है। पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, और टायरोसिन की जगह क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है शरीर में, फिनाइलएलनिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फिनाइल एलानिन है जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल पिरुविक एसिड। ठीक है, फिनॉल या फिनाइल, फिनॉल बोला ना मैंने, फिनाइल लिख दिया, आज ही घर पे ऑर्डर करके आई थी। खतरनाक एसिड शरीर के लिए। फिनाइल लिखा है क्या एनसीईआरटी ने, फिनॉल नहीं लिखा है यार, ये इतना ना छोटी चीज मुझे भी याद नहीं रहती है। फिनाइल लिखा है एनसीईआरटी में, फिनाइल। देखो इसको बेटा, पीकेयू सबको समझ में आ गया है। यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स भी कवर कर रहे हैं जो लास्ट में दिए हुए हैं। तो पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन में ये वाले जीनोटाइप रहेंगे। जब कैपिटल पी रहता है तो एंजाइम बनता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जो बनाता है टायरोसिन फिनाइल एलानिन से। फिर टायरोसिन ये सारे हार्मोन्स बनाता है फॉर बॉडी फंक्शनिंग। बट जब हमारे पास कैपिटल पी नहीं होता, डोमिनेंट एलील नहीं होता, तो एंजाइम डिफेक्टिव बनता है जिसके कारण टायरोसिन नहीं बन पाता है और ये सारे हार्मोन्स नहीं बन पाते टाइम से। इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। गोरे गोरे होंगे, गोरे होने का अलग ही क्रेज दिखता हुआ क्लास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले बच्चों, चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, मेलेनिन नहीं बनेगा। मैम कैसे बेटा, ये आप सर्च करो गूगल पे, मतलब स्पॉट स्पॉट आ जाते हैं। ठीक है,
आइए बच्चों, सिकल सेल एनीमिया, जिनको बस लग रहा है प्लीज वो क्लास से जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आइए बच्चों, तो यहाँ पे जीनोटाइप देखते हैं। पहले जीनोटाइप, तीन तरह के जीनोटाइप है हमारे, एच बी ए, एच बी ए, एच बी ए, एच बी एस, एच बी एस, एच बी एस। ऐसे क्वेश्चन आता है नीट में। आउट ऑफ द थ्री किसमें नॉर्मल जीनोटाइप है? यानी कि इसमें पहले वाला, ये वाला जो है, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। इसमें हमारे 100% आरबीसी का शेप कैसा होगा? बाय कॉनकेव, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव। 100% आरबीसी का, सारे आरबीसी नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा कैरियर, कैरियर HbA HbS इज अ कैरियर। इसमें 97% आरबीसी आपके कैसे होंगे? बाय कॉनकेव, ये नीट का पीवाईक्यू करवाती हूँ मैं। प्लस 3% आपके कैसे होंगे? सिकल शेप्ड। ये लास्ट वाला क्या है हमारा? दिस इज डिजीज्ड। इसमें 100% आरबीसी कैसे होंगे? सिकल शेप। सिकल शेप कौन सी होती है, कोई बता सकता है? ऐसी, ये वाली। तो इसमें तो डेथ ही हो जाती है, फीटल डेथ। इस केस में फीटल डेथ, बच्चा सरवाइव ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है ऑक्सीजन के लिए। ये वाला जो कैरियर है ये एडवांटेजेस है, क्यों, कोई बता सकता है? दिस कैरियर ब्लड ग्रुप इज एडवांटेजियस अगेंस्ट मलेरिया, प्लाज्मोडियम। अब आप कहेंगे क्यों मैम, प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट इन लोगों को मलेरिया क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मच्छर भी कहता है अब इसका तो खून ही खराब है, इसका तो ढंग का आरबीसी नहीं है, इसके जाके मेहनत करने की क्या जरूरत है। मलेरिया तो बक अच्छा वाला खून चूज करेंगे हम, जिसमें हम बढ़ सके खतरनाक तरीके से। ठीक है बच्चों, हमें नहीं करना इसमें ग्रो। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे दो डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाए हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, केवीपी बाय में आ चुका है। ये नॉर्मल केस लेंगे हम। नॉर्मल कौन सा रहेगा? HbA टाइप, ठीक है। ये वाला हम लेंगे सिकल सेल एनीमिक केस, HbA HbS HbS HbS, ये वाला केस दोनों। अब क्या हो रहा है बेटा, वो सेक्स बेस पेयर पोजीशन पे क्या क्या चेंज होते हैं बताना जरा चैट सेक्शन में। यही नीट का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ना। हाँ भाई, सेक्स बेस पेयर पे क्या से क्या चेंज होता है? ग्लूटामिक एसिड से चेंज होता है वेलिन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हमारा ग्लूटामिक एसिड। ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, ये हमारा ग्लूटामिक एसिड। ये किस में बदल जाता है गाइस? आफ्टर म्यूटेशन ये बदल जाता है हमारा 1 2 3 4 5 वेलिन में। तो ग्लूटामिक एसिड से किस में चेंज आया है? 6 बेस पेयर पोजीशन पे वेलिन में। यहां तक सबको समझ में आया? हमने एक प्रोटीन चेन बनाई, उस प्रोटीन चेन में
ठीक है, किस पे चेंज आया? छठे पोजीशन पे। आप कहेंगे मैम ये कौन सा प्रोटीन चेन की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है बीटा ग्लोबिन चेन की, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन चेन में छठी पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह लग जाता है वेलिन। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों हुआ, ये बताओ ना। तो इसके लिए बेटा हमें इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो यहां पे आप याद करेंगे गैग से हग, गैग से हग, यहां था GAG, इस कोडोन से बनता है ग्लूटामिक एसिड। अब इस कोडोन में चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है? गैग से बन गया है गग, यानी एडेनिन की जगह लग गया है क्या? यूरिडीन। ये हो गया आपका चेंज। ये देखिए, अब आप कहेंगे मैम आरएनए में चेंज क्यों हुआ है? चलो फिर इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? डीएनए पे। अब डीएनए में अगर यहाँ जी है तो यहाँ होगा सी, यहाँ ए है तो यहाँ होगा टी, यहाँ जी है तो होगा सी। ये होगा डीएनए का सीक्वेंस। और यहाँ पे चेंज क्या हुआ होगा? जी की लगा सी और यू की जगह यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? ए। तो मेन म्यूटेशन कहां पे हुई है? पूरा नोट करके बताइए मैम को। मेन म्यूटेशन कहां हुई है? डीएनए में। डीएनए में टी की जगह चेंज हो गया है ए। इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट म्यूटेशन। इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण आपका बना डिफेक्टिव आरएनए, जहां गैग होना चाहिए था वहां गग आ गया। इस डिफेक्टिव आरएनए के कारण आपका बना डिफेक्टिव प्रोटीन, जहां पे आपका ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था वहां लग गया वेलिन। तो एक बेस पेयर के चेंज होने के कारण आपका पूरा डिफेक्टिव हो गया प्रोटीन, जिसके कारण आपका आरबीसी भी डिफेक्टिव हो गया। देख रहे हो एक पॉइंट म्यूटेशन से क्या क्या चीजें हो गई गाइस। देखा सबने? ये एनसीईआरटी का चार्ट है पूरा। मैम 6 पे ही क्यों चेंज होता है? 6 पे चेंज होता है तभी सिकल सेल एनीमिया पता लगता है। अगर कोई और पोजीशन पे चेंज हुआ तो मे भी उसका इफेक्ट ना दिखे हमें। सारी म्यूटेशंस एक्सप्रेसिंग थोड़ी होती है, कुछ साइलेंट भी होती है। ये आरएनए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या चेंज आए? तो इसके कारण सबसे पहले आरबीसी का शेप चेंज हो गया। पहले वो बाइकॉन्केव था, अब वो सिकल शेप हो गया। पहला चेंज देखा? ठीक है, दूसरा क्या चेंज आया इसके कारण? डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन चेन। जो बीटा ग्लोबिन चेन थी वो डिफेक्टिव हो गई, जिसके कारण नाउ HB कैरीज लेस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी कम कैरी कर रहा है और आरबीसी का शेप भी चेंज हो गया है। यशवर्धन बेटा प्लीज क्लास में दिमाग लगाए। बेटा समझ में आया सबको? एक छोटे से चेंज से देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत सारे फिनोमिनास का है। एग्जाम्पल which is starch synthesis in pea plant। ये लास्ट टॉपिक है आज का।
ये एग्जाम्पल एक टॉपिक का नहीं है, इसलिए मैंने इसे टॉपिक में नहीं कराया। इसमें बहुत सारे फिनोमिना लग रहे हैं मेरे बच्चों, इसलिए मैम इसे अलग से करा रही है। अब देखिए बच्चों, तो स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन है, नहीं 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 काव्य, तुम बताओगे कि किस किस के एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ द टेस्ट बिगिन। मैंने सारे आपको एक्सेप्शन बता दिया है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ एनसीईआरटी का, आप बताओगे कि उसमें कौन सा फिनोमिना चल रहा है, ठीक है। लेट्स टेक इट दिस एज क्लास वर्क, ठीक है। अब आइए बच्चों, एक स्टार्च सिंथेसिस जीन है जिसका नाम है बीबी, बिग बॉस। अगर हमारे पास दोनों कैपिटल बी है तो हमारा लार्ज साइज ग्रीन बनता है। कैसा ग्रीन बनता है? लार्ज साइज्ड ग्रीन बनता है। अब आप कहेंगे कि मैम क्यों ग्रीन बड़ा बनता है? क्योंकि इसमें स्टार्च सिंथेसिस प्रॉपर होता है, ठीक है। इसमें होता है इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस, जिसके कारण इसकी शेप कैसी हो जाती है? राउंड। ग्रेन की शेप कैसी हो गई बच्चों? राउंड। क्यों राउंड है शेप? क्योंकि स्टार्च बहुत बन रहा है और इसके पास दोनों बीबी यानी कि कैपिटल एलील्स है। वहीं पे हमारे पास स्मॉल बी है, ये हमारा स्मॉल साइज्ड ग्रेन है। ये क्यों हमारा स्मॉल साइज ग्रेन है? क्योंकि अनइफेक्टिव, इतने अच्छे से स्टार्च बन नहीं रहा है, ठीक है। अनइफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस है। और ये हो गया रिंकल्ड ग्रेन, मुरझाया हुआ। यहां तक सबको समझ में लगा? तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये वाला ग्रेन कैसा होना चाहिए था? बताएंगे सब चैट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये कैसा ग्रेन होना चाहिए था? लार्ज एंड राउंड, बट ये निकला कैसे? मीडियम साइज्ड। मीडियम साइज्ड। इसमें क्या है? इनकम्प्लीट या मॉडरेट स्टार्च सिंथेसिस। मॉडरेट स्टार्च सिंथेसिस हुआ, ठीक है। बट इसका शेप कैसा आया? अभी भी ये कैसा दिख रहा है? राउंड। फिनोटाइप कैसा? अभी भी राउंड। तो यहां पे बच्चे स्टार्च सिंथेसिस in BB is the example of which phenomena, which exception? Starch synthesis in this genotype is an example of which phenomena? There is a partial expression. ढंग से बन नहीं रहा है ना, intermediate बन रहा है. So this becomes example of incomplete dominance. ठीक है? While shape of grain in BB shows or represent dash phenomena. Shape of grain in BB is round, just like Mendel. मेंडल कहता है कि इस फॉर्म में भी डोमिनेंट एलील का ही एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो ये तो राउंड आ रहा है, इधर भी राउंड आ रहा है, तो शेप के लिए ये वाला जीन कैसा है? डोमिनेंट. इट फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस. समझ आया एग्जाम्पल एनसीईआरटी का? तो स्टार्च सिंथेसिस के लिए इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. वही जीन शेप ऑफ ग्रेन के लिए क्या है? फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब एक जीन, अब देखो तीसरा फिनोमेना देखो, वन जीन जिसका नाम क्या है? बीबी या बीबी या बीबी.
controls two characters. एक कैरेक्टर कौन सा है? शेप ऑफ ग्रेन. और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? स्टार्च सिंथेसिस. इसलिए दिस जीन becomes example of dash phenomena. Pleiotropism. Yes. Pleiotropism. तो एक एग्जाम्पल में हमने कितने फिनोमिना पढ़े? 3. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्लियोट्रोपिज्म. अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, मन मर्जी से आंसर नहीं देना है. इसलिए बताओ इसको मैं किस फिनोमिना में डालूं? किस फिनोमिना में डालूं इसे बताओ? एक ही एग्जाम्पल, मास्टर एग्जाम्पल है 3 फिनोमिना का. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चों. हमारे 2 घंटे हो चुके हैं. कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी बाय टीएच मॉर्गन, ड्रोसोफिला, सेलिएंट फीचर्स, लिंकेज का कॉन्सेप्ट, रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, क्रॉस ए क्रॉस बी, क्रोमोसोमल मैपिंग. कल मैं यहां तक करा दूंगी. फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में यानी कि वेंसडे की क्लास में हम सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे. काफी बड़ा टॉपिक है. जीन म्यूटेशन. अगर टाइम बचा तो विल स्टार्ट विद पेडिग्री एंड डिसऑर्डर्स. खत्म चैप्टर. सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आई विल फिनिश दिस चैप्टर. थर्सडे को मैं ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली फिनिश कर दूंगी. ठीक है बच्चों, मान के चलिए थर्सडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा. फ्राइडे को तो करवा चौथ है ही. आई हैव टू टेक अ लीव 10 को. ठीक है. हाँ कल क्लास है. कल क्लास क्यों नहीं होगी? कोई ऐसा रीजन जो आप मुझे देना चाहते हैं? जाओ जाओ जाओ. बाय बाय. टेस्ट सिलेबस में देखती हूँ. अभी मैंने भी नहीं दिया अभी तक.